नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के 20 ऑनलाइन टेस्ट अपन इस चैनल के ऊपर कर चुके हैं। 21वां टेस्ट अपना आज रहेगा। 20 आपको टेस्ट में पहले अवेलेबल करवा चुका हूँ यूट्यूब पर, और 21वें टेस्ट से आज अपन फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और 21वां टेस्ट अपना जो एप्लीकेशन पे हो चुका है। एप्लीकेशन पे 23 टेस्ट अपने, आज 23वां टेस्ट चालू हो गए एप्लीकेशन पर, लेकिन ऑनलाइन 20 ही टेस्ट करें, इसलिए यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन पे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर सकते हैं और इन पेपर्स को आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। और फ्री में करना है तो यूट्यूब पे इनको आप देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शेषवा अवस्था से। देखिए साथियों, उत्तर बाल्यावस्था में ही ऐसा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जब दोनों ऑप्शंस में हो तो आपको पूर्व किशोरावस्था पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो वो सही उत्तर होगा। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। ठीक है, संगत को पसंद करना किसमें पसंद करने लगता है बालक इसमें, तो वो पूर्व किशोरावस्था में होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, या ऊपर लिखित सभी। तो सारी की सारी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके लिए देखिए मैटर तैयार करना पड़ता तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अभी आपका समय भी बचे, एग्ज़ाम पास में है तो वीडियो में ज़्यादा समय न लगे, इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो वो पढ़ाया जाएगा। तीसरा आपका प्रश्न कि स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए निम्नांकित में से किस संकल्पना के समान है। ठीक है, या किस संकल्पना पर आधारित है। ये प्रश्न भी जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो साथियों यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रभाव का नियम। कौन सा नियम, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा। प्रभाव या पुनर्बलन, जिसकी अपन पुनर्बलन, भाई पुनर्बलन देंगे तो बच्चा फिर से वही कार्य करने की कोशिश करेगा, एक प्रकार से अपन देखें तो। और प्रभाव का नियम भी वही है कि अच्छा प्रभाव है, अच्छा उसको अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो जाहिर सी बात उस कार्य को दोबारा करेगा। तो प्रभाव का नियम डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया है। तो जो थॉर्नडाइक का जो स्किनर का जो सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत उसमें दिया गया है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत को अपन संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, जिसको स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें एक प्रश्न उत्तर की आवश्यकता में हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका का समाधान करे, और 4 है, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली वही है जिसमें दोनों प्रश्न पूछते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न अपना, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलर या मैस्लो। तो इसका उत्तर होगा वाइगोत्स्की जो है वो निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या होता है, करके सीखना होगा, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत CL हेल का है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, पप्पू ने बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। पप्पू ने बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है। देखिए अंदर से उसको ये कार्य, अंदर से उसकी आवाज़ है कि उसको जानना ही है कि उसकी बाहुबली के परिवार के साथ क्या हुआ, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का रहेगा। अगला अपना जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, किसी कार्य की वह सीमा या वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है क्या कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, संज्ञानात्मक मानचित्र। देखिए समीपस्थ या संभावित तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य वो कर सकता है, तो निश्चित इसका उत्तर जो होगा वास्तविक विकास का क्षेत्र रहेगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी ये ZPD सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं।
11वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी या अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? ऑप्शन एक है आपका उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षक द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए भाई बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी को एक प्रकार से समायोजन की कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो सभी समस्याओं का करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, यह उदाहरण किसका है? तो परिस्थिति बनाई जा रही है साथियों यहाँ पे आपकी, एक प्रकार से अपन देखें तो ये परिस्थिति परीक्षण का ही है एग्जाम्पल आपका, सिंपली बस। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है, परानुभूति हो गए तो दूसरे की अनुभूति एक प्रकार से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न अपना, अंतः व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अब देखिए इस प्रश्न के ऊपर मेरे पास क्योरी आई है, मैंने कुछ के आंसर भी किए हैं, क्योरी इसके ऊपर आई है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरे के अंतर्मन, देखिए अंतः व्यक्तिक का क्या होता है, मतलब अंतः व्यक्तिक यानी खुद के मन के अंदर झांक लेना, अंतः व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक यानी कि अंतर्व्यक्तिक व्यक्ति तो वह है, अंतर्व्यक्तिक का मतलब है दूसरे के मन की बातों को एक प्रकार से जान लेना, अंतर्व्यक्तिक खुद के। ठीक है, तो दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं ये नहीं होगा, क्योंकि अंतर्व्यक्ति का दूसरे के मूड को भांप लेना ये भी अंतर्व्यक्ति का है। मिलते जुलते संवर्गों यथा उदासीन उपस्थाओं में भेद कर पाना। चौथा है, दूसरे के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, दूसरे के लिए है। मिलते जुलते संवर्गों यथा उदासी और पछतावा में भेद कर पाना, व्यक्ति में खुद में दोनों चीज़ें हैं, उदासी उसको है या पछतावा उसको हो रहा है। ठीक है, किसी कार्य को करने के बाद उसमें अगर भेद कर पा रहा है तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि उसमें पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है, अगला है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचित समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचित समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा, या वाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा अवाचित समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्राय बालकों की बुद्धि का मापन जो वो किया जाता है सामान्य तौर पे। ठीक है, बाकी कर दूसरे से भी सकते हैं अपन। अगला आपका प्रश्न देखिए, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये जो कथन है साथियों, ये स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित हैं, सत्य असत्य, कक्षा 8 के लिए सत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रक्रिया आधारित ये सत्य कथन है, आपका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? तो विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो देखिए 1, 2 और 4 ये तो आपके प्रत्यक्ष तरीके, उदात्तीकरण जो है वो आपका अप्रत्यक्ष तरीका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? समायोजन की प्रक्रिया में जो है कौन सा लक्षण पाया जाएगा? संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव। तो समायोजन की प्रक्रिया में साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार, ये जो है वो पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है, यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति का है? तो साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है वो कर्मचारी जो अधिकारी पर गुस्सा कर नहीं पा रहा है, तो वो विस्थापन कर रहा है अपने गुस्से का, किस पर? पत्नी और बच्चों पर। तो ऑप्शन 1 सही होगा, विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, RTE 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो साथियों टोटल 7 अध्याय इसमें शामिल हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ठीक है, एक, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये तो बिल्कुल शामिल होगा। अगला, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी सही है। स्कूल शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। अगला है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षाई गतिविधियों से जोड़ना, तो ये बिल्कुल सही है। अगर अपने को तीसरी लाइन कभी कहीं मिली भी नहीं है ना, कहीं पढ़ी भी नहीं है, तब भी अपन कर पाएंगे, क्योंकि बाकी का अपने को पता है कि ये सारी इसमें शामिल है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ही फिर सीधा सा इस प्रश्न का उत्तर जो वो हो जाएगा, स्कूल शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना किस प्रकार का चिंतन है? अब इसके ऊपर भी एक मेरे पास क्योरी आई है, उसमें बोला है कि धीर सिंह सर ने इसमें अपसारी चिंतन बताया। तो देखिए मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने बताया या नहीं बताया,
मेरे हिसाब से तो शायद नहीं बताया होगा, या बताया होगा पता नहीं मुझे। देखिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने बताया ऐसा। तो अब किसी बच्चे ने पारुल चौधरी नाम से कोई मेरे पास मैसेज आया कि धीर सिंह सर ने इसमें अपसारी चिंतन बताया है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें आलोचनात्मक चिंतन जो है वो होगा साथियों। ठीक है, किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना किस प्रकार का चिंतन, तो आलोचनात्मक चिंतन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? एक, विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना। 2, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। 3, अत्यधिक सूचना देना। और 4 है कक्षा पर नियंत्रण करना। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषता है? तो सीधा सा है, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास से तात्पर्य है परिवर्तनों की वह श्रृंखला जो भ्रूणावस्था से वयस्क अवस्था तक चलती है। यह परिभाषा किसकी है? मुनरो, जेम्स ट्रेवर, हरलॉक या आर्जनेक। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मुनरो, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? तो गेस्टाल्टवाद हो जाएगा, इनसाइड थ्योरी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो इसको अभिवृद्धि के नाम से अपन जानेंगे, एक प्रकार से शारीरिक वृद्धि और विकास को। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से शारीरिक वृद्धि जो है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है, लेकिन विकास जो है विकास में अभिवृद्धि आती है। तो प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है ना। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो अभिवृद्धि वैसे इसका उत्तर होगा, बाकी तो होगा नहीं। शारीरिक वृद्धि क्या होती है आपकी? अभिवृद्धि होती है, और विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आ जाती है। ठीक है, विकास एक बड़ा शब्द है, अभिवृद्धि एक छोटा सा शब्द है जो शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास गुणात्मक पक्ष से संबंधित भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। ठीक है, अगला है आपका, देखिए नए ज्ञान की खोज नहीं होती है, यहाँ पे कोई नया नियम नहीं बनाया जाता, समस्या का समाधान किया जाता है। अगला, शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास। वैज्ञानिक व्यवहार का विकास नहीं होता, ये भी गलत है। अगला है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। ये आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न अपना लास्ट प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक संगठन या शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? तो साथियों ये जो कथन रहेगा ये हरमन ओडन का रहेगा। अब देखिएगा साथियों, कुछ लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इतनी डेफिनेशंस नहीं आती, तो ये मॉडल पेपर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप एक प्रकार से इसको प्रैक्टिस के नज़रिए से देखें, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी इसको करवाया ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। दूसरी चीज़, आप डबल स्पीड करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि लगभग प्रश्न अपन प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आए हुए प्रश्नों से उठाते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते वीडियोज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अगर यूट्यूब को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है, आप एप्लीकेशन पर टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।